हेलो एवरीवन। तो चलो आज हम लोग लेक्चर 2 देख इसको ख़त्म करते हैं, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। और पहली बात कि यार आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करो, थोड़ा सा शेयर कर सकते हो एक दूसरे से, और प्लीज़ कोशिश करो पूरा वीडियो को देखने का। मैं आपके वन शॉट के तौर पे ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होता है। इसमें कोई भी आपको ऐसा चीज़ नहीं है कि जो ना समझ आए, लेकिन बस एक शर्त है कि आप पहले से पढ़े हो इस चैप्टर को। थोड़ा बहुत भी आपको इसका नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा लेंदी वीडियो नहीं होता, एक-एक टॉपिक करके नहीं होता है। जिस वजह से क्या होता है ना कि आपके लिए वो चीज़ इश्यू हो सकता है कि थोड़ा कम समझ में आए। तो इसलिए कोशिश करो कि आप पहले से इसको पढ़ कर के आओ, ताकि ह मुझे इसे बताने में या फिर आपको भी इसे समझने में ईज़ी हो। ठीक है? चलो अब हम लोग शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है। इससे पहले हम लोग क्या-क्या देख चुके हैं, आपको अच्छे से मालूम होगा। इससे पहले हम लोग न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर देखे थे, है कि नहीं? न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखे कि सोडियम पोटेशियम काम कैसे करता है, न्यूरॉन्स का टाइप कितना होता है, जिसमें बहुत लंबा लेक्चर चला गया बेसिक के तौर पे। फिर न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, नर्व इम्पल्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक डिपोलराइजेशन नहीं बताए थे, मुझे याद है, वो मैं नहीं बताया था, तो उसे हम लोग इस वाला क्लास में आज में देखेंगे। फिर आपको माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के बारे में बताए थे। माइलिन शीथ का फंक्शन क्या होता है, माइलिन शीथ का एडवांटेज क्या होता है। और अब मैंने ये भी बोला था कि ये आपको डायग्राम क्या चीज़ है, बना करके रखना है, आपको इस डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। ठीक है? फिर उसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं, क्या चीज़ हम लोग ये देखे थे, क्या टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, 3 टाइप्स के न्यूरॉन होते हैं, वो भी हमने देखा था। 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में पढ़े थे। कौन-सा होता है? एक होता है मोटर न्यूरॉन, दूसरा होता है सेंसरी न्यूरॉन, तीसरा होता है इंटर न्यूरॉन। ठीक है? फिर उसके बाद में हम लोग क्या देखे थे, और हम लोग उसके बाद में देखे थे क्या चीज़, न्यूरॉन्स का फंक्शंस, न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में। 3 मेन उसका हिस्सा होता है। 3 उसका कौन-सा मेन हिस्सा होता है? तो पहला जो आपको देखने के लिए मिल रहा है, पहला इसमें कौन-सा होता है? 3 मेन न्यूरॉन्स का, एक सेकंड थोड़ा इसे सेट कर लें। हाँ, पहला होता है सेल बॉडी। सेल बॉडी का ही दूसरा नाम क्या होता है? साइटोम, फिर पेरिकैरियोन, फिर उसके बाद में डेंड्राइट, फिर एक्सॉन। ठीक है? आई बात समझ में? नेक्स्ट उसके बाद में हम लोग क्या है, सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, फिर पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के बारे में देखे थे हम लोग। फिर उसके बाद में क्या हो गया यहाँ पे, हम लोग पैरासिम्पैथिक और सिम्पैथिक के बाद में हम लोग देखे थे क्या चीज़, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स के बारे में, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़े थे। यहाँ पे देखो ये वाला पेयर्स ऑफ क्या है, नर्व्स हम लोग देखे थे। क्या हो गया, ये पेयर्स ऑफ नर्व्स देखे थे। क्रेनियल नर्व्स का कितना पेयर्स होता है, और स्पाइनल नर्व्स में कितना हम लोग को देखने मिलता है। फिर उसके बाद में हम लोग क्या देखे थे, ये एनसीईआरटी में आपका नहीं है, बट थोड़ा सा बेसिक से आपको जानना चाहिए। फिर डॉर्सल रूट, और फिर क्या है, वेंट्रल रूट के बारे में भी मैंने बताया था आपको कि डॉर्सल रूट किधर होता है, वेंट्रल रूट किधर होता है। ये सारा चीज एक बार आपको रिकॉल करवा दे रहे थे कि फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है? स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है? फिर ये था थोड़ा सा एनसीईआरटी पार्ट जो देखे थे, लेकिन पढ़े थोड़ा सा, लेकिन हमने आपको बेसिक्स के तौर पे बहुत सारा चीज आपको बताया था। ठीक है? न्यूरल सिस्टम, जो कि यहाँ से फिर एनसीईआरटी का मैंने स्टार्ट किया था। खैर, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या चीज, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो लेक्चर होगा वो हमारा होगा कौन सा, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स के ऊपर में, कि जो न्यूरॉन्स कैसे ट्रांसमिशन करते हैं उसके बारे में। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अगर आपको अच्छे से याद होगा, तो हमने बताया था कि आपको न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में क्या बताए थे, कि जैसे जो न्यूरॉन्स होते हैं, ये वाला आपको दिख रहा है, ये वाला जो इसका पार्ट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोन बोलते हैं। ठीक है? इसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोन, या तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बॉडी भी कहते हैं। फिर उसके बाद में क्या है, ये हो गया हमारा जो टेल वाला प्रोसेस हो गया, ये टेल प्रोसेस हो गया जो। ठीक है? ये जो टेल प्रोसेस है, इस टेल प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सॉन पार्ट। और इस एक्सॉन के अंदर में एक जेली जैसा मटेरियल होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सोप्लाज्म कहते हैं। पहले ये इसलिए बता दिए, क्यों, क्योंकि अभी हम लोग इसी पे पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आना चाहिए कि एक्सोप्लाज्म है क्या। ठीक है ना, आया बात समझ में? और ये लास्ट वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सॉन टर्मिनल। और इधर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो नेटवर्क जैसा पूरा फैला है, ये हो गया क्या, डेंड्राइट। ये क्या हो गया, डेंड्राइट्स हो गए ये। आया बात समझ में, जो कि सिग्नल को रिसीव करता है। तो ये 3 मेन पार्ट था, आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब इसी में हम लोग को पढ़ना है क्या, कि ये मतलब इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट कैसे करता है। ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूँ कि जो न्यूरॉन्स होते हैं, उस न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिक बनता कैसे है। आखिर इलेक्ट्रिक बनने के लिए पॉजिटिव निगेटिव चार्ज चाहिए होगा। क्या चाहिए होता है, आप फिजिक्स पढ़े होगे, केमिस्ट्री पढ़े होगे, तो भाई पॉजिटिव और निगेटिव है तब ना ये आपस में क्या करता है, एक तरह से एक पोल बनाता है कि नहीं बनाता है। मैग्नेटिक आप पढ़े हो ना, मैग्नेट पढ़े हो ना, क्लास 10th में मैग्नेटिज्म अगर चैप्टर पढ़े हो,
आपको अच्छे से पता होगा कि निगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है, और सेम चार्ज जो होता है वो आपस में रिपेल करेगा, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव भी होगा तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल का मतलब होगा दूर भागेगा, रिपेल का मतलब क्या हो गया, दूर भागेगा। इसीलिए हमारे न्यूरॉन्स में भी बिजली उत्पन्न करने के लिए, बिजली पैदा करने के लिए भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है ये चीज। चलो, तो अब वही हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्या चीज, वही हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या, कि जैसे फॉर एग्जांपल में यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे क्या चीज हम लोग देखेंगे कि ये वाला जो आपको जूम करके दिखा रहा है इस जगह पे, और इस जगह पे भी जो आपको जूम करके दिखाया जा रहा है, ये एक्चुअली में एक्सॉन है। क्या है ये, एक्सॉन है, ठीक है, ये एक्सॉन है। अब ये एक्सॉन के अंदर में कौन सा लिक्विड है, एक्सॉन के अंदर में है एक्सोन, एक्सोप्लाज्म। क्या है ये, एक्सोप्लाज्म। आ रहा बात समझ में, ये क्या हो गया, एक्सोप्लाज्म। अब इसी के अंदर में पॉजिटिव और निगेटिव का जो चार्ज है वो बनता है, किसका चार्ज, निगेटिव का और पॉजिटिव का। किसका चार्ज, मैं बोल रहा हूँ निगेटिव का और पॉजिटिव का, निगेटिव का और पॉजिटिव का। जैसे आपको ये दिख रहा है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये किसका है, एनसीईआरटी का ये डायग्राम है, आपको ये अच्छे से दिख रहा होगा। अब ये समझ आ रहा है कि एक्चुअली ये लाइन जो है पॉजिटिव निगेटिव किसका, ये एक्चुअली में एक्सॉन है। क्या है, एक्सॉन। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, और यहाँ पे हम आपको बहुत अच्छे से जूम करके यहाँ पे दिखा भी रहे। अभी एनिमेशन भी दिखाएंगे कि ये कैसे ट्रांसफर या किस तरह से ये काम करता है, पहले थ्योरी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। प्लीज बने रहो मेरे साथ में, देखो यहाँ पे, सुनो समझो, और अच्छे से कोशिश करो कि पहले आप इसको मेमोराइज्ड करो, अच्छे से समझो, और समझ में भी आएगा। एक बार में भी आप पढ़ोगे तो भी समझ में आएगा। प्लीज देखो, और इसके बाद मैं एनिमेशन दिखाऊंगा तो आपको पूरा का पूरा क्लियर कट भी हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में चीज, जब मैं आपको एनिमेशन दिखाऊंगा तो उसके बाद में आपको आराम से क्लियर कट हो जाएगा। आई बात समझ में चीज, एक सेकंड, क्या दब गया, हाँ। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहला बात यहाँ पे क्या बोला है कि जो न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, क्या बात करें हम लोग यहाँ पे, जो न्यूरॉन्स हो गया, ठीक है, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, एक्साइटेबल होते हैं। एक्साइटेबल का मतलब हो गया कि यानी कि इसमें इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होता है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स की, यानी इसमें इलेक्ट्रिक होता है, इलेक्ट्रिकल सेल्स होते हैं। क्यों, क्योंकि इसका मेम्ब्रेन्स में आपको क्या देखने मिलेगा, इसका मेम्ब्रेन्स में आपको क्या देखने मिलेगा, पोलराइज्ड मेम्ब्रेन स्टेट में होता है। किस स्टेट में होता है, पोलराइज्ड। ध्यान से सुनना, इसका मेम्ब्रेन जब रेस्ट में है, या इसका मेम्ब्रेन जब किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक इंपल्स नहीं जनरेट कर रहा, उसी वक्त मतलब रेडी कंडीशन में, जिसको बोलते हैं पोलराइज्ड। रेडी का मतलब कि पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव है। इधर देखो मेरी तरफ में, कोना में देखो मुझे, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव। बात समझ में आ रहा है चीज, यानी ये पोलराइज्ड स्टेट में है। पोलराइज्ड का मतलब ही होता है कि एक पॉजिटिव और एक क्या है, निगेटिव है। बात समझ में आ रहा मेरा, हम क्या बोल रहे हैं आपको। दूसरा चीज है, वही आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे पहले पोलराइज्ड क्या होता है वो भी बताते हैं। डू यू नो, यहाँ पे बोला क्वेश्चन क्या है, एक आपसे यहाँ पे क्या कर रहा है, क्वेश्चन करना चाह रहा है आपसे। एक सेकेंड, एक सेकेंड, चलिए देखिए, आप क्वेश्चन आपसे क्या बोला है कि डू यू नो व्हाई मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन्स इज पोलराइज्ड। बोला, क्वेश्चन कर भी दिया आपसे वही चीज कि आखिर पोलराइज्ड रहता क्यों है। पोलराइज्ड मतलब समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, मतलब रेडी कंडीशन में, ठीक है। पोलराइज्ड का मतलब रेडी कंडीशन में। बोला क्यों रहता है, क्यों क्यों रहता है, चलो इसका आंसर दिया भी है। बोला है यहाँ पे, ये यहाँ देखो, यहाँ सॉरी, एक्चुअली उधर से हल्ला होने लग रहा ना, तो वही मैं सुनने लगा हूँ। ये ज्यादा डिस्टरबेंस तो नहीं हो रहा है इसीलिए। चलो देखो, खैर, डिफरेंट यहाँ पे क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे बोल क्या रहा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस चैनल्स, डिफरेंट टाइप का जो आयंस चैनल्स है वो प्रेजेंट होता है। बात समझ में आ रहा, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूरॉन का मेम्ब्रेन में। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूरॉन का मेम्ब्रेन में।
और ये मेम्ब्रेन होते कैसे हैं? ये मेम्ब्रेन होते हैं या ये जो चैनल्स होते हैं वो सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं हर एक डिफरेंट आयन के लिए। अब सेलेक्टिवली परमिएबल क्या होता है? सेल चैप्टर पढ़े होगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़े होगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपसे बोलता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब कि किसी को आने देगा और किसी को आने नहीं देगा। बात समझ में आ रहा है ये चीज? ये कुछ को आने अपने अंदर में देते हैं, कुछ को आने नहीं देता है। बात समझ में आ रहा है? ये चीज क्लियर है? तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेलेक्टिवली यहाँ पे परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। दूसरा बोला है यहाँ पे कि जो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, वो न्यूरॉन्स क्या करते हैं? व्हेन अ न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग, ध्यान से सुनना, जब न्यूरॉन्स में किसी भी तरह का इंपल्स कंडक्ट नहीं हो रहा है, ध्यान से सुनना, जब न्यूरॉन्स में किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट नहीं हो रहा तो उस कंडीशन को क्या बोल देते हैं हम लोग? रेस्टिंग स्टेज। ठीक है, वो कौन सा कंडीशन हो गया? रेस्टिंग। क्या हो गया? रेस्टिंग। एक्सॉन मेम्ब्रेन उस वक्त किस स्टेट में होता है? उस समय कंपैरेटिवली, ध्यान से सुनना, जब हम लोग का न्यूरॉन्स रेस्टिंग स्टेट में होगा। कौन सा स्टेट में? रेस्टिंग स्टेट में। तो रेस्टिंग स्टेट में होगा तो कंपैरेटिवली, मतलब उस वक्त में किसके लिए ज्यादा परमिएबल होगा? उस वक्त हमारा मेम्ब्रेन ज्यादा से ज्यादा परमिएबल होगा। किस चीज के लिए? मोर परमिएबल। क्या है? कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयंस के लिए, ठीक है। एंड नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयंस। मतलब ध्यान से सुनना, एक हम यहाँ पे कंडीशंस बनाते हैं, एक यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं बना करके, बता करके कि कैसे यहाँ पे काम करता होगा। क्या हो रहा है? लग रहा है कि चलो देखो, तो समझे यहाँ पे क्या बोल रहा है? बोल रहा है यहाँ पे कि जब हम लोग का मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, मेम्ब्रेन जो है हम लोग का रेस्ट कंडीशन में होगा तो उस वक्त किस आयंस के लिए ज्यादा यहाँ पे परमिएबिलिटी शो करेगा? पोटेशियम के लिए। किसके लिए? पोटेशियम के लिए, ठीक है। और इम्परमिएबल होगा किसके लिए? इम्परमिएबल हो जाएगा आपका किसके लिए? जैसे हमने बोला कि ये हो गया हम लोग का कौन सा? ये हो गया न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, ठीक, और ये हो गया हम लोग का एक्सॉन, ठीक है। अभी किसी भी तरह का इसमें आपको इलेक्ट्रिक इंपल्स नहीं जा रहा, किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक इंपल्स नहीं जा रहा, ठीक है ना? बात समझ में आ रहा? ये क्या हो गया? डेंड्राइट हो गया, ठीक है, ये हो गया डेंड्राइट, ठीक है ना? ठीक है। अब हम बोले कि अभी ये कौन सा कंडीशन में है? रेस्टिंग में है। किस में है? रेस्टिंग में, ठीक है। अब रेस्टिंग में है तो बताओ ये एक्चुअली में परमिएबिलिटी किसके लिए ज्यादा शो करेगा? पोटेशियम के लिए। किसके लिए? पोटेशियम के लिए। और इम्परमेबिलिटी किसके लिए शो करेगा? सोडियम के लिए। किसके लिए करेगा? सोडियम के लिए। बात समझ में आ रहा है? मतलब ये मोर परमिएबल होगा। क्या होगा? मोर परमिएबल। और ये इम्परमिएबल, मतलब इसको घुसने नहीं देगा। बात समझ में आया? ये क्या हो गया? इम्परमिएबल, ठीक है, और ये परमिएबल। क्लियर हो गया? यहाँ पे रेस्टिंग जो है कंडीशन में कौन सा आयंस घुस रहा है? पोटेशियम। कौन सा? पोटेशियम। और कौन नहीं घुस पा रहा है? तो सोडियम, ठीक है। आए समझ में? अब हम लोग आगे फिर से वही वाला भाग में हम लोग देखते हैं। चलो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बोला था? यहाँ पे आपको बोला कि मान के चलो कि जब आपके पास में यहाँ पे कौन सा परमिएबल होगा? किसके लिए? पोटेशियम आयन के लिए। किसके लिए होगा? पोटेशियम। और इम्परमिएबल होगा किसके लिए? सोडियम के लिए। इम्परमिएबल किसके लिए होगा? सोडियम के लिए। याद रखना इस चीज को। सिमिलरली जैसे ही, इसी वजह से ध्यान से सुनना,
इसी वजह से जो आपका मेम्ब्रेन होगा, इसी वजह से जो आपका मेम्ब्रेन होगा किसका, न्यूरॉन का, वो मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, इम्परमिएबल होता है। ठीक है, कहां से इम्परमिएबल होता है, किसके लिए, निगेटिव चार्ज्ड प्रोटीन। अब तुम बोलोगे सर आयंस तो पॉजिटिव चार्ज हो रहा, तो निगेटिव कौन दे रहा है, एक्चुअली में जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, न्यूरॉन्स के अंदर में जो निगेटिव चार्ज होता है, वो निगेटिव चार्ज एक्चुअली में होता क्या है, प्रोटीन्स। ये जो आपको अंदर में निगेटिव दिख रहा है, ये है क्या, निगेटिव चार्ज्ड प्रोटीन है। ये क्या है, निगेटिव चार्ज्ड प्रोटीन्स है। कहाँ है प्रोटीन्स, प्रोटीन्स इनसाइड, ठीक है, प्रोटीन इनसाइड एक्सोप्लाज्म। कहाँ है, एक्सोप्लाज्म में है। कहाँ पे है, एक्सोप्लाज्म, मतलब कि ये इनसाइड है, न्यूरॉन के अंदर है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, प्रेजेंट इन एक्सोप्लाज्म। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली एक्सोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म कहाँ होता है, इनसाइड कहाँ होता है, एक्सोन, जो कि क्या कंटेन करके रखता है, हाई कंसंट्रेशन में पोटेशियम आयन को कंसंट्रेट करके रखता है, और निगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन को भी रखता है। ध्यान से सुनना, हाई कंसंट्रेशन में, हाई कंसंट्रेशन ये एक्सोप्लाज्म में हाई होगा। क्या हाई होगा, तो यहाँ पे हाई होगा आपका कौन सा कंडीशन, हाई होगा आपका यहाँ पे निगेटिव चार्ज्ड प्रोटीन्स, और साथ में आपका पोटेशियम आयंस। फिर बोला है कि लो कंसंट्रेशन में फिर क्या होगा भाई यहाँ पे, तो लो कंसंट्रेशन में यहाँ पे आपका पाया जाएगा, लो कंसंट्रेशन में होगा सोडियम आयंस। कौन होगा लो कंसंट्रेशन में, सोडियम आयंस होता है। ठीक है, लो कंसंट्रेशन में हम लोग को क्या देखने मिलता है, सोडियम आयंस देखने के लिए मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद में बोल रहा है क्या चीज, कि बहुत आज डिस्टरबेंस हो रही है, हैंग कर रहा है, चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद में क्या बोला है, कि उसी तरह से जो फ्लूइड होगा, कंट्रास्ट इन फ्लूइड आउटसाइड, आउटसाइड का जो फ्लूइड होगा, ठीक है, कौन सा, आउटसाइड का जो फ्लूइड होगा, आउटसाइड का जो फ्लूइड होगा एक्सॉन का, वो कंटेन करके क्या रखेगा, लो कंसंट्रेशन ऑफ किसका, पोटेशियम का। किसका, लो कंसंट्रेशन रखेगा पोटेशियम का। बात समझ में आ रहा है ये चीज, लो कंसंट्रेशन रखेगा किसका, पोटेशियम का। ओके, चल, अब यहाँ पे देखो एक, जो हम यहाँ पे इमेज आपको दिखा रहे थे, उस इमेज को देखो यहाँ पे, देखो हम क्या बोल रहे थे, कि ये हो गया एक्चुअली रेस्टिंग स्टेट में, कौन सा मोड में है ये, अभी रेस्टिंग मोड में है। तो जब रेस्टिंग मोड में है, तो रेस्ट मोड में एक्चुअली में अभी इस कंडीशन में क्या हो गया, ये पोटेशियम आयंस के लिए परमिएबिलिटी शो कर रहा, सोडियम के लिए इम्परमिएबल है। फिर ध्यान से सुनना, इसके अंदर में, किसके अंदर में, ये जो आपको दिख रहा है एक्सॉन, कहाँ हो गया ये एक्सॉन, ठीक है, एक्सोप्लाज्म बोल दो इसको, एक्सोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, अंदर हाई कंसंट्रेशन होगा किसका, किसका, हाई कंसंट्रेशन होगा, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन होगा किसका, निगेटिव चार्ज्ड प्रोटीन का। ठीक है, किसका, निगेटिव चार्ज्ड प्रोटीन का। ठीक, फिर उसके बाद में और किसका होगा, और होगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पोटेशियम आयंस का। ठीक है, आए बात समझ में। अब सुनो, ये तो हो गया इनसाइड, ये किसका बात किया हम लोग, एक्सॉन का इनसाइड। ठीक है, एक्सॉन का अंदर का कंसंट्रेशन बताएं, बात समझ में आया। अब बोले एक्सॉन के बाहर बताओ, तो एक्सॉन के बाहर, ठीक है, किसका किसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, एक्सॉन के बाहर जो कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, वो किसका होगा, सोडियम आयंस का होगा। ठीक है, सोडियम आयंस का कंसंट्रेशन क्या होगा, सोडियम आयंस का कंसंट्रेशन हाई होगा। ठीक, और किसका कंसंट्रेशन कम होगा, तो लो कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, लो कंसंट्रेशन होगा किसका, निगेटिव चार्ज्ड, निगेटिव चार्ज्ड प्रोटीन का होगा। बात समझ में आ गया। और ये अभी हम किस स्टेज की बात कर रहे हैं, रेस्टिंग स्टेज की। किसकी बात की हम यहाँ पे, रेस्टिंग स्टेट का बात की, रेस्टिंग स्टेट ऑफ न्यूरॉन, रेस्टिंग स्टेट ऑफ न्यूरॉन का बात की।
बात समझ में आ रहा है ये चीज? ये हम किसका बात किए? रेस्टिंग स्टेट ऑफ न्यूरॉन का बात किए। इस चीज को अच्छे से कॉपी में लिख लेना, समझ में आएगा तुमको। हम बता रहे बार बार, ये एनसीईआरटी का बहुत सुंदर लाइन लिखा हुआ है, जिसको समझने के लिए आपको बार बार कंफ्यूजन क्रिएट होगा ही होगा। ठीक है, इस चीज को आपको अच्छे से समझना है। ठीक, चलो अब देखो यहाँ पे आगे क्या बोला है। यहां तक बात समझ में आ गया? यहां तक बोला है कि हाई कंसेंट्रेशन, ठीक है, हाई कंसेंट्रेशन यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे हाई कंसेंट्रेशन, ठीक है, हाई कंसेंट्रेशन किसका था? सोडियम का था। कहाँ पे? बाहर में, फ्लूइड आउटसाइड न्यूरॉन। देखो क्या लिखा हुआ है, फ्लूइड आउटसाइड एक्सॉन, जो कि कंटेन करके क्या लिखा है, लो कंसेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम, यानी पोटेशियम का कंसेंट्रेशन लो होगा, और किसका कंसेंट्रेशन हाई होगा? सोडियम का कंसेंट्रेशन हाई होगा। फिर और किसका कंसेंट्रेशन, मतलब यही, इसी वजह से यहाँ पे क्या बन जाता है, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कि जो भी वहां पे पदार्थ होता है उसका एक तरह से क्या बन जाता है, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है। अब यही आयनिक कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन के मेंटेन, मतलब कब मेंटेन करके रखता है, जब तक उसमें किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक इंपल्स नहीं आता है। जैसे ही कोई इलेक्ट्रिक इंपल्स आया तो ये क्या हो जाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब एक्टिव हो जाता है। क्या एक्टिव हो जाता है? सोडियम पोटेशियम पंप अपना एक्टिव करता है। और सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव करने के बाद में, ध्यान से सुनना, तीन, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है, कि तीन जो है, तीन यहाँ पे क्या बोल रहा है, सोडियम आउटवर्ड, सोडियम पोटेशियम पंप विच ट्रांसपोर्ट थ्री सोडियम आउटवर्ड फॉर टू पोटेशियम इनटू सेल। समझ में आ रहा बात क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे? बोल रहा है कि दो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, पोटेशियम को लेने के लिए, ध्यान से सुनना, दो पोटेशियम आयंस को सेल में लेने के लिए ये ट्रांसपोर्ट करता है। क्या ट्रांसपोर्ट करता है? तीन सोडियम को। कितना को? तीन सोडियम को। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे? क्या बोल रहा है कि सोडियम पोटेशियम पंप विच ट्रांसपोर्ट थ्री सोडियम आउटवर्ड फॉर टू पोटेशियम इनटू सेल एज रिजल्ट, जिसके वजह से यहाँ पे क्या है, आउटर सरफेस ऑफ एक्सोनल मेम्ब्रेन, जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सोनल मेम्ब्रेन और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, वाइल और अंदर में क्या होता है, निगेटिव चार्ज। मतलब ये आप तुमको रेस्टिंग पोटेंशियल का पूरा बात बताया कि जब ये रेस्ट कंडीशन में होता है, ठीक है, तो ये जानबूझ करके अंदर से पहले क्या करता है, जानबूझ करके अंदर से, जैसे जैसे हम क्या बोल रहे हैं कि एक्सॉन है, जानबूझ करके अंदर से तीन सोडियम आयंस को बाहर भेजता है और दो पोटेशियम को अंदर लेता है। कितना को लेता है? दो पोटेशियम को। ठीक है, और जिस वजह से जो एक्सॉन का मेम्ब्रेन है, बाहर के तरफ में पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और अंदर में निगेटिव चार्ज होता है। जैसे यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे ये जानबूझ करके क्या करता है कि सोडियम्स को, ठीक है, ध्यान से सुनना, कितना सोडियम को बाहर फेंक रहा है, जानबूझ करके तीन सोडियम आयंस को बाहर फेंकता है। कितना को? तीन सोडियम। तो भाई जब बाहर फेंक रहा तो जाहिर सी बात है इनपरमिएबल ही ना हुआ। कितना को बाहर फेंका? तीन को। और कितना को अंदर लिया? दो को। तो दो के लिए ये क्या हो गया? परमिएबल। और ये सोडियम को बाहर फेंक रहा तो इम्परमिएबल। और ये किस कंडीशन का बात कर रहे हैं? बार बार रेस्टिंग स्टेट का ही बात कर रहे हैं, अभी तक रेस्ट में ही कोई भी नहीं ऐसा कंडीशन जनरेट हुआ कि इंपल्स आ गया और ये ऐसे काम कर रहा है, नहीं। ये अपने आप को इस तरह से क्यों करता है? इसलिए करता है कि जो एक्सॉन होता है, इस तरह से एक्सॉन, तो एक्सॉन के अंदर में क्या जनरेट हो जाए, एक्सॉन के अंदर में निगेटिव हो जाए, और एक्सॉन के बाहर में क्या रहे, एक्सॉन के बाहर में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? पॉजिटिव। एक्सॉन के बाहर में क्या देखने मिलेगा? पॉजिटिव। एक्सॉन के बाहर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, एक्सॉन के बाहर आपको पॉजिटिव देखने के लिए मिलेगा। समझ आ रहा बात? ये चीज, ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, एक्सॉन के बाहर आपको पॉजिटिव देखने मिलेगा। ठीक, ठीक उसी तरह से इधर भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे भी पॉजिटिव पॉजिटिव, और इधर अंदर में निगेटिव निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? निगेटिव 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 निगेटिव, और इधर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, और इधर निगेटिव निगेटिव।
ठीक है, तो ये चीज समझ में आया यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं। तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि इधर क्या हो जाएगा आपका निगेटिव 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 निगेटिव। ठीक, चलो देखो इधर। तो अब यहाँ तक समझ में आ गया कि इसको हम लोग बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल भी कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल। याद रखना, दो सोडियम को यहाँ पे सॉरी 3 सोडियम को बाहर फेंका, इस वजह से ये इम्परमिएबल हो गया। 2 पोटेशियम को ये अंदर लिया जिसके लिए परमिएबल हो गया। दूसरा चीज है कि बाहर एक्सोन के बाहर किसका कंसंट्रेशन हाई होगा, एक्सोन के बाहर में कंसंट्रेशन होगा सोडियम का हाई, पोटेशियम का लो होगा, और निगेटिव चार्ज का भी लो होगा, निगेटिव चार्ज होगा ही नहीं। और एक्सोप्लाज्म के अंदर किसका कंसंट्रेशन हाई होगा, तो एक्सोप्लाज्म के अंदर पोटेशियम का यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई होगा, और निगेटिव चार्ज का यहाँ पे क्या चीज होगा, हाई होगा। बात समझ में आ रहा है, निगेटिव चार्ज का क्या होगा यहाँ पे, हाई होगा। ठीक है, ओके, समझ आया यहाँ तक। यहाँ तक आप समझ आ गया। इसी को देखो क्या बोले, एक पैराग्राफ के लिए मैंने आपको कितना अच्छे से समझाया था, अब शायद ये आपको समझ में आ भी गया होगा कि जो एक्सोप्लाज्म है, ठीक है, जो एक्सोप्लाज्म है यहाँ पे, वो क्या हो गया, इस वजह से पोलराइज्ड, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अंदर बाहर में जनरेट हो गया, किसमें, रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और इसी को क्या बोलते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल। इसी को हमने क्या बोला, रेस्टिंग पोटेंशियल। बात समझ में आया ये चीज। और ये तो आपको समझ आ रहा होगा, जब इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे होता है तब इस वजह से। अब देखो यहाँ पे इस कंडीशन को, यहाँ पे इमेज में, इस इमेज में आप ध्यान से अब देखने की कोशिश कीजिएगा आप यहाँ पे कि क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, कि ये वाला जो कंडीशन है अभी, पहले ये वाला पोलराइज स्टेट में है, किस स्टेट में है, पोलराइज्ड में है। जैसे ही कोई इलेक्ट्रिक इंपल्स आया, यहाँ पे इंपल्स आ गया, क्या गया यहाँ पे, इंपल्स आया, तो ये डीपोलराइज्ड हो गया, क्या हो गया, डीपोलराइज्ड। और डीपोलराइज्ड होकर के ये वाला इलेक्ट्रिक इंपल्स आगे बढ़ा, ये इलेक्ट्रिक इंपल्स फिर आगे बढ़ेगा, फिर ये इलेक्ट्रिक इंपल्स आगे बढ़ेगा, समझ आ रहा है। तो ये वापस से फिर क्या होगा, रिपोलराइज्ड होगा। तो याद रखना, पहले पोलराइज्ड होता है, फिर डीपोलराइज्ड होता है, डीपोलराइज्ड होकर के फिर से ये क्या हो जाता है, रिपोलराइज्ड। जैसे देखो यहाँ पे, ये रेस्टिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्टिंग का ही दूसरा कंडीशन क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड स्टेट ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको पोलराइज्ड। तो जब इलेक्ट्रिक इंपल्स आया तो क्या हो जाएगा, डीपोलराइज्ड, क्या हो जाएगा, डीपोलराइज्ड हो जाएगा। और जब डीपोलराइज्ड होगा तो फिर से अपना कंडीशन में आने का कोशिश करेगा ना, तो फिर से अपना कंडीशन में आने की कोशिश करेगा तो उसको बोल देंगे रीपोलराइज्ड। क्या बोल देंगे, रीपोलराइज्ड बोल देंगे। समझ आ रहा हम क्या बोल रहे हैं। चलो अब यहाँ पे हम लोग एक एनिमेशन देखते हैं, और उस एनिमेशन से देख करके समझने का पूरा अच्छा से कोशिश भी करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि एक आपको बहुत सुंदर सा न्यूरॉन है। देखो जहां जहां फिंगर दिखा रहे हैं, ये हो गया आपको न्यूरॉन दिखा, ये वाला पूरा का पूरा साइटोन वाला पार्ट हो गया, और ये इसका फैला हुआ, ये फैला हुआ, ये फैला हुआ, ये फैला हुआ, ये फैला हुआ, इसका डेंड्राइट हो गया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इसके अंदर में ये एक्सोप्लाज्म है। अब देखो ये मेम्ब्रेन हो गया उसका, न्यूक्लियर, ये क्या हो गया इसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसका, न्यूरॉन का। बाहर में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, अंदर कौन सा, निगेटिव। बाहर में कौन सा आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा, तो बाहर में आपको याद रखना है, बाहर यहीं पर रिकॉल करो, बाहर में यहाँ पे आपको कौन सा कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, तो सोडियम का, 3 सोडियम बाहर जाता है, 2 पोटेशियम अंदर आता है। कौन सा स्टेट में, रेस्टिंग पोटेंशियल में, कौन सा स्टेट में, रेस्टिंग पोटेंशियल में। दूसरा आपको क्या बोला है कि सिंपल सा, अंदर में निगेटिव चार्ज का प्रोटीन होता है, वो भी इम्परमेबल होता है, जो कि अंदर ही रह जाता है, बाहर नहीं निकलता है। कहाँ रहता है, अंदर रहता है। समझ में आ रहा बात ये चीज। और बाहर में कौन सा आयन ज्यादा मिलेगा आपको, सोडियम मिलेगा। कौन सा मिलेगा, सोडियम। अंदर कौन सा ज्यादा मिलेगा, पोटेशियम। अंदर कितना पोटेशियम घुसता है, 2, बाहर कितना निकलता है, 3। कब, रेस्टिंग में। और इस स्टेट को क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड स्टेट। अब देखो जैसे ही इंपल्स आया, यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे ही इंपल्स आया तो निगेटिव बाहर चल गया, पॉजिटिव अंदर आ गया, निगेटिव बाहर चल गया, पॉजिटिव अंदर आ गया। तो ये एक तरह से क्या हो गया, अभी ये हो गया डीपोलराइज्ड स्टेट। ये क्या हो गया, डीपोलराइज्ड हो गया। समझ आ रहा। अब फिर वापस से रिपोलराइज्ड होकर के पॉजिटिव बाहर चल जाता है, निगेटिव अंदर। और इसी तरह से पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होता
है हमारे न्यूरॉन्स में। देखो यहाँ पे सिग्नल आया गया, सिग्नल आया गया, सिग्नल आया और गया। बात समझ में आ रहा है ये चीज? यही यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश किया गया है। एक और हम आपको एनिमेशंस दिखाने की कोशिश करते हैं। इसमें देखो बाहर में पॉजिटिव होता है, अंदर निगेटिव। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक इम्पल्स आता है तो बाहर निगेटिव हो जाएगा, अंदर पॉजिटिव। देखो यहाँ फिर से देखना ध्यान से, बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव, 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 बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव। आइए फिर आगे न्यूरॉन में भेज दिया। अब समझ आ गया? यही होता है आयंस का। तो यहाँ पे किस तरह से फॉलो होता है, आयंस के मदद से यहाँ पे हम लोग का इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होता है। ठीक है, और इस बात को याद रखिएगा। ये अभी कौन सा स्टेट पढ़े रेस्टिंग। समझ में आ रहा है ये चीज? अब आगे देखो यहाँ पे क्या बोला है। ठीक है, आपका एनसीईआरटी आगे क्या बोलता है। आगे बोला है कि अब तुम इस बात के लिए क्यूरियस हो गए जानने के लिए कि माइट बी क्यूरियस नो अबाउट मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स। अब नर्व इंपल्स जनरेशन कैसे करता है, कंडक्ट अलोंग एक्सॉन। मेन पैराग्राफ वही था। अब यहां से समझो कि जब स्टिमुलस मिला, मतलब जब आपको किसी तरह का सिग्नल मिलता है तो जो पोलराइज्ड मेम्ब्रेन होता है वो बन जाता है क्या चीज, आपको डायग्राम में दिखाया एक तरह से साइट ए बना के दिखाया। मतलब एक छोटा सा टुकड़ा ना, जैसे आपको ये वाला एनसीईआरटी वाला डायग्राम में नहीं बना के दिखा दिया, इसको बोल दिया साइट ए। क्या बोल दिया इसको, साइट ए। यहाँ पे कि पहले यहाँ पे देखो क्या था कि एक तरफ से सोडियम पोटेशियम पंप हुआ, स्टिमुलेट हुआ, जनरेट, जैसे इसको बोल दिया क्या चीज, साइट ए बोल दिया। फिर यहाँ पे आगे बढ़ा इलेक्ट्रिक इंपल्स तो इसको बोल दिया साइट बी, और इसको बोल दिया साइट सी। मतलब ये दिखा रहा है कि कैसे देखो जब इलेक्ट्रिक इंपल्स आया तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक तरह से पहले इलेक्ट्रिक इंपल्स आया तो यहाँ पे क्या चीज है कि बाहर में पॉजिटिव था अंदर में निगेटिव, तो अब यहाँ पे बाहर में क्या हो गया, निगेटिव हो गया, अंदर में पॉजिटिव। और जैसे ही बाहर में फिर निगेटिव हुआ वापस से डीपोलराइज्ड होगा, वापस से क्या होगा, डीपोलराइज्ड। मतलब वापस से इसको क्या करेगा यहाँ पे कि सोडियम को बाहर फेंकेगा और पोटेशियम को अंदर लेगा। देखो यहाँ पे क्या किया, रिपोलराइज्ड यहाँ पे दिख रहा है ना, ये रिपोलराइज्ड हो चुका है। तो क्या हो गया यहाँ पे, सॉरी सॉरी, डीपोलराइज्ड में पोटेशियम को बाहर फेंका, यहाँ पे सोडियम अंदर आया, पॉजिटिव नेगेटिव अंदर हो गया। अब वापस से क्या करेगा कि पोटेशियम यहाँ पे क्या करा, रिपोलराइज्ड स्टेट में वापस से यहाँ पे क्या किया कि जो पोटेशियम को अंदर लेने की कोशिश किया और सोडियम को बाहर करेगा। ठीक है, ये चीज। रुक जाओ, हम आपको पीछे फिर से एक बार दिखाते हैं। देखो क्या बोला है, देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, लो कंसंट्रेशन किसका, लो कंसंट्रेशन किसका होगा, यहाँ पे कम होगा सोडियम का। किसका कम होगा, सोडियम का। और कहाँ पे कम होगा सोडियम का कंसंट्रेशन कम, अंदर में कम होगा, एक्सॉन के अंदर। और लो कंसंट्रेशन किसका कम होगा, पोटेशियम का, कहाँ पे कम होगा, बाहर में, कहाँ पे, एक्सॉन का। हाई कंसंट्रेशन सोडियम का कहाँ होगा, तो हाई कंसंट्रेशन होगा बाहर के तरफ में। कहाँ पे होगा, बाहर के तरफ में सोडियम का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। यहाँ पे देखो क्या बोला है कि एक्टिव रखने के लिए यानी पोलराइज्ड स्टेट को रखने के लिए ट्रांसपोर्ट किसको करता है, ट्रांसपोर्ट सोडियम को करता है। किसको करता है, सोडियम को। और किसको लेता है सेल के अंदर, तो पोटेशियम को। किसको लेता है, पोटेशियम को। यह डायग्राम थोड़ा सा गलती है, ठीक है ना, इसको यहाँ पे ध्यान नहीं देना। उफ, परेशान हो गए आज, ये हैंग खत्म ही नहीं हुआ है। अरे देखो, तो अब समझ आ गया। ये वाला डायग्राम एक्चुअली गलत दिया हुआ है यहाँ पे, इसे मत देखो, छोड़ो, जो मैंने बताया उसे याद रखना। दिस लीड रैपिड इनफ्लक्स, किसका रैपिड इनफ्लक्स करता है, अंदर भेजता है किसको, सोडियम को। और रिवर्स कर देता पोलैरिटी को वापस से आउटर सरफेस ऑफ किसका, मेम्ब्रेन। और आउटर सरफेस क्या बन जाता है, निगेटिव चार्ज। कैसा बन जाता है, निगेटिव चार्ज बनता है। किस तरह का बनता है, निगेटिव चार्ज बनता है।
और याद रखना इलेक्ट्रिक इंपल्स भी किस तरह से जनरेट होता है, एक डायरेक्शन से दूसरी तरफ में जाता है, किधर, साइटोन से जाता है, किधर की ओर, एक्सॉन की ओर जाता है, साइटोन से किधर जाता है, एक्सॉन की ओर जाता है, ठीक है। वही बोला यहाँ पे, पोलैरिटी ऑफ मेम्ब्रेन साइट ए रिवर्स हो जाता है, वापस से रिवर्स हो जाता है, यानी डीपोलराइज स्टेट में होने की कोशिश होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसी बोलते हैं रिपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं इसी को, रिपोलराइजेशन। और जो साइट ए है, साइट ए को हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्शन पोटेंशियल। साइट ए को क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल। अरे बाबू इस पैराग्राफ में क्या बताया ना, ध्यान से समझो। बोला है कि जो आपको एनसीईआरटी वाला, ये वाला जो आपको डायग्राम दिखा रहा था यहाँ पे, ठीक है, ये एनसीईआरटी में जो आपको डायग्राम दिखा रहे थे इस जगह पे, ठीक है ना, इसको देखिए यहाँ पे, ये जो डायग्राम आपको दिखा रहा था इसको बोल दिया साइट ए। क्या माना इसको, साइट ए माना, ठीक है। और जब ये इलेक्ट्रिक इंपल्स आगे बढ़ा, इलेक्ट्रिक इंपल्स आगे बढ़ा, तो इसी को क्या बोल दिया, साइट बी। देखो यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे बी लिखा हुआ है, ये वाला देखो यहाँ पे, मैं मिटा देता हूँ इसको वापस से, तब दिखेगा आपको। दिखा अब आपको, ये भी दिख रहा है ना, ये हो गया क्या, साइड बी। अब इलेक्ट्रिक इंपल्स आगे बढ़ा, ठीक है, फिर वही इलेक्ट्रिक इंपल्स आगे बढ़ेगा, इधर आगे बढ़ेगा, वही इलेक्ट्रिक इंपल्स फिर आगे इधर बढ़ेगा, तो उसी को बोल दिया साइट ए और साइट बी बोला आपको। बात समझ में आया थी, ठीक है, यही यहाँ पे आपको समझाना चाह रहे, और कुछ नहीं, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि, वापस से यहाँ पे आ जाओ पॉइंट पे, यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि जो साइट ए था उसी को क्या बोले, एक्शन पोटेंशियल। क्या बोले उसको, एक्शन पोटेंशियल। इनफैक्ट उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, नर्व इंपल्स। जो साइट ए है तुरंत वो आगे बढ़ा देगा एक्सॉन का, जिसको बोले साइट बी। कहाँ पे, मेम्ब्रेन में, जो कि पॉजिटिव चार्ज था, आउटर सरफेस में उसको क्या चीज है, आउटर सरफेस में पॉजिटिव चार्ज था और अंदर में निगेटिव चार्ज था, इनर सरफेस की तरफ में दिखाए थे अभी फोटो में आपको। उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, साइट ए से साइट बी, फिर साइट बी से साइट सी, साइट सी से साइट डी, मतलब आगे पूरा एक्सॉन में ट्रेवल करेगा। और वापस ये रिवर्स भी होता है, यानी एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हुआ है साइट बी पे या साइट ए पे, वापस से वो रीपोलराइज्ड होकर के पोलराइज्ड स्टेट में आता है। किस में आता है, पोलराइज्ड स्टेट में। इसी सीक्वेंस को बार बार रिपीट होता है, कहाँ पे, पूरा लंबाई में, किसका, एक्सॉन का। और इम्पल्स जैसे जैसे कंडक्ट होता है उसी तरह से यहाँ पे आपको क्या देखने मिलेगा, परमेबिलिटी। किसका परमेबिलिटी, यहाँ पे सोडियम का। जब इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होता है तो किसका परमेबिलिटी बढ़ता है, वो भी एक्सट्रीमली शॉर्ट पीरियड के लिए, तो सोडियम का। और किसका परमेबिलिटी यहाँ पे क्या चीज है, वापस मतलब कम हो जाता है कुछ देर के लिए, तो पोटेशियम का। समझ जाओ खुद से, यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन जब सोडियम का परमेबिलिटी बढ़ेगा तो इम्परमेबिलिटी किसके लिए होगा, पोटेशियम के लिए ही ना। लेकिन वो भी शॉर्ट पीरियड के लिए, वापस से ये फॉलो हो जाता है राइज, मतलब किसका परमेबिलिटी वापस बढ़ जाता है, पोटेशियम का। अब पोटेशियम वापस अंदर घुसेगा, अंदर घुसेगा विद इन अ सेकेंड, विद इन क्या बोला है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मतलब तुरंत वापस से वो पॉजिटिव निगेटिव तुरंत हो जाएगा। जैसे पहले पॉजिटिव अंदर निगेटिव था, उसी तरह से तुरंत क्या हो जाएगा वहां पे, पॉजिटिव और अंदर निगेटिव। जैसे इलेक्ट्रिक इंपल्स आया तो बाहर निगेटिव और अंदर पॉजिटिव होगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी रीस्टोर कर लेगा वापस से रेस्टिंग पोटेंशियल को मेम्ब्रेन का, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं, साइट ऑफ एक्साइटेशन। समझ में आ गया, एक चीज क्लियर है, वही यहाँ पे बात बोला है। अब बोला है कि ये जो इलेक्ट्रिक इंपल्स है वो जनरेट कैसे होता है, किस तरह से होता है। तो हम बोले इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होने के लिए कुछ नहीं है, जैसे आपको ये फिगर दिख रहा है यहाँ पे, बहुत सुंदर सा फिगर यहाँ पे दिखा रहा है आपको। क्या दिखा रहा है इस फिगर में, कि ये एक्सॉन का लास्ट वाला भाग है जिसको बोले एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल के अंदर में होता है साइनेप्टिक वेसिकल, साइनेप्टिक वेसिकल्स में अंदर क्या भरा होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। क्या भरा होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, केमिकल है। क्या है, एक तरह का केमिकल सिग्नल हो गया, ये केमिकल सिग्नल। यानी इसमें क्या हुआ, या ऊपर से लेकर के नीचे तक आया इलेक्ट्रिकल में, किस में आया, इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिकल में वो भी किस तरह से, आयंस के तौर पे। और यहाँ पे आकर के किस में कन्वर्ट हो गया, केमिकल में। किस में कन्वर्ट हो गया, केमिकल में। फिर आगे देगा दूसरा को, दूसरा वाला डेंड्राइट को। जो दूसरा वाला डेंड्राइट का मेम्ब्रेन होता है उसको बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं उसको, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और जो एक्सॉन टर्मिनल का लास्ट वाला एक्सॉन नॉब, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सॉन नॉब भी बोलते हैं ना, एक्सॉन नॉब, है ना। तो एक्सॉन नॉब को हम लोग क्या बोलते हैं, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब बीच में जो खाली जगह होता है, ये खाली जगह, इसको बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोलते हैं,
साइनेप्टिक क्लेफ्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसको क्या बोल दिया हम लोग, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। आया बात समझ में, क्लियर हो गया। और ये तीनों को मिला करके प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ध्यान से सुनना, यानी एक्सॉन नॉब का जो मेम्ब्रेन है और जो डेंड्राइट का मेम्ब्रेन है और बीच में जो गैप है, उस गैप को मिला के बोलते हैं साइनेप्स। क्या बोलते हैं उसको, साइनेप्स बोलते हैं। और यहाँ से वही बोला यहाँ पे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइनेप्सिस, दो टाइप का साइनेप्स, एक इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, एक केमिकल साइनेप्स होता है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स कहाँ तक आता है, तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स आता है मेम्ब्रेन ऑफ प्री, कहाँ तक, प्री तक, मतलब यहाँ तक आया इलेक्ट्रिकल वे में, बीच में यहाँ पे केमिकल हो गया, फिर यहाँ से क्या स्टार्ट हुआ, इलेक्ट्रिकल, यहाँ तक इलेक्ट्रिकल, ठीक है, यहाँ तक इलेक्ट्रिकल, और यहाँ से भी क्या स्टार्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल। तो ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो है ना बीच में, ये खाली जगह, ये वाला खाली जगह, ये वाला खाली जगह, इस खाली जगह में सिर्फ केमिकल साइनेप्स होता है। क्या होता है, केमिकल सिग्नल होता है, किसका, तो केमिकल सिग्नल होता है न्यूरोट्रांसमीटर का। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर, तो यहाँ पे लिखा होगा एसिटाइल कोलिन, जिसको ACH भी बोलते हैं। एसिटाइल कोलिन एक केमिकल होता है, उसी से यहाँ पे सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, ठीक है। यहाँ पे देखो वही बोला है कि मेम्ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है कहाँ पे होता है, तो मेम्ब्रेन में प्री वाला बोला है और एक पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स में होता है, ठीक है, जो कि आपस में बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी मतलब आपस में बहुत सामने होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल करंट जो होता है वो फ्लो होता है डायरेक्टली एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन में, ठीक है, किसके मदद से, यही साइनेप्स के मदद से। तो जो साइनेप्स के बीच में साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, ध्यान से सुनना वर्ड क्या क्या बोल रहे हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो है ना, यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, केमिकल आता है, क्या आता है, केमिकल सिग्नल, समझ आया। ट्रांसमीटर ऑफ इम्पल्स अक्रॉस इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस वेरी सिमिलर टू इम्पल्सेस conduction along a single axon. Impulse transmission across an electrical synapses is always faster than chemical synapse. क्या बोला, बोला सर जब केमिकल हो रहा तो इलेक्ट्रिकल क्यों नहीं करें, तो बोले देखो बाबू केमिकल ना थोड़ा स्लो होता है, इसीलिए इलेक्ट्रिकल साइनेप्स कुछ दूर तक, बहुत दूर तक काम करता है, बीच में जो गैप है ना, उस गैप में सिर्फ केमिकल सिग्नल काम कर रहा, ठीक है। बीच का जो गैप है, कौन सा गैप, उस गैप का नाम क्या है, उस गैप का नाम है, हम लोग बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इसी गैप में सिर्फ केमिकल सिग्नल काम करता है और तुरंत केमिकल सिग्नल क्या हो जाता है, कन्वर्ट कर देता है उसको, किस में, केमिकल सिग्नल कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल में, किस में करता है, इलेक्ट्रिकल में। ऊपर से भी कहा कैसे आया, इलेक्ट्रिकल वे में आया, किस वे में आया, इलेक्ट्रिकल वे में आया, समझ आया, क्लियर है इस बात को, ठीक है। आगे देखो क्या बोलता है फिर तुम्हारा पैराग्राफ में, आगे बोला है कि इलेक्ट्रिकल केमिकल साइनेप्सिस कहाँ होता है, मेम्ब्रेन्स जो होते हैं, दो मेम्ब्रेन के बीच में, प्री और पोस्ट न्यूरॉन्स के बीच में जो सेपरेट होता है एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस है, देखो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, फ्लूइड फिल्ड स्पेस, जिसको क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, क्या बोलते हैं उसको, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्वेश्चन क्या तुमसे, डू यू नो हाउ आर प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन ट्रांसमिट एंड इम्पल्स, मतलब कैसे ट्रांसमिट करता है और कैसे इम्पल्स को, मतलब क्या एक्शन पोटेंशियल को, मतलब आगे की तरफ में भेजता है। तो बोला जो केमिकल्स होते हैं उस केमिकल्स को क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, सिंपल सा बता चुके हैं। बोला कैसे भेजता है, ये सिग्नल कैसे आपस में काम करता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, तो भाई सिंपल सा बात है, किसको नहीं पता, अब तो हर 10th क्लास का बच्चा से पता होता है कि भाई ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है एक तरह का केमिकल, उस केमिकल का नाम क्या है, एसिटाइल कोलिन, ACTH, ACH भी बोलते हैं या ACTH बोलते हैं, ठीक है, एसिटाइल कोलिन, ठीक है ना। फिर बोला है कि जो एक्सॉन टर्मिनल है वो कंटेन करके रखता है एक तरह का वेसिकल्स, वेसिकल्स मतलब थैली, उस थैली के अंदर होता है केमिकल, उस केमिकल का नाम है न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। जब एक्शन पोटेंशियल आता है तो एक्सॉन टर्मिनल में वो बनता है, मूव करके कहाँ पे जाकर के फूट जाता है, साइनेप्टिक वेसिकल्स फूट जाता है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, कहाँ पे, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये ऊपर वाला को प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं इसको, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, थोड़ा घिचपिच हो गया लेकिन याद रखना, प्री साइनेप्टिक बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल वाला को, और पोस्ट साइनेप्टिक बोलते हैं दूसरा वाला डेंड्राइट वाला का मेम्ब्रेन को, ठीक है, यही यहाँ पे बताया। तो इस तरह से न्यूरॉन का मतलब क्या है, यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स होता है, और वहां पास में क्या बना बना होता है, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, उस जगह पे क्या होता है आपको देखने मिलेगा, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स जो कि रिसीव करेगा सिग्नल्स को,
बाइंड करेगा, आयंस को बाइंड करके चैनल को ओपन करेगा, और फिर वही चैनल जब खुलेगा तो अगला वाला न्यूरॉन में क्या करेगा, जनरेट कर देगा न्यू पोटेंशियल। क्या जनरेट कर देगा, न्यू पोटेंशियल। कहाँ पे, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में। और न्यू पोटेंशियल जैसे ही डेवलप होगा वो आइदर एक्साइटरी भी हो सकता है और इनहिबिटरी। मतलब ऐसे समझो, ये लास्ट लाइन क्या बोला, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट लाइन बोला, कि या तो अगला वाला जो सिग्नल होगा न्यूरॉन का वो उसको एक्साइट भी कर सकता है और इनहिबिट भी कर सकता है। जैसे हम बोले हाथ उठाओ, ये एक्साइट हो गया, मतलब सिग्नल सुना कान से, न्यूरॉन से गया, न्यूरॉन से गया, हाथ उठाने बोले तो हाथ उठा दिए, ये एक्साइटरी हो गया। लेकिन हम बोले एक होता है कि बैठ जाओ, मतलब अपना मूवमेंट को स्लो डाउन कर दो, तो मूवमेंट को स्लो डाउन कर दो, तुम सुने सुने तो तुम्हारा बॉडी का मसल्स में मूवमेंट को बोला बंद करने, मतलब इनहिबिट करने बोला, तुम बैठ गए, इसको बोलते हैं इनहिबिटरी। समझ आ रहा। तो पोटेंशियल या तो जो सिग्नल जा रहा है वो एक्साइट भी करवा सकता है या तो फिर इनहिबिट। जैसे हम कुछ ऐसा चीज बोले कि गेम होगा या फिर आज क्लास नहीं होगा, एक्साइट, हम बोलते हैं कि एक्स्ट्रा क्लास होगा, तो फिर मन उदास हो जाता है, शरीर बैठा बैठा रह जाता है। जो उमंग आ जाता है कि भाई बाहर निकलेंगे, घूमेंगे, जाएंगे, एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, छुट्टी हो गया, ये हो गया, वैसे हो गया, ये करेंगे, तो वो क्या हो जाता है, वापस से सैड हो जाता है। ठीक है, ये चीज। चलो अब हम लोग क्या चीज है कि ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्रेन का टॉपिक पढ़ना। ठीक है, तो ब्रेन का जब टॉपिक हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ब्रेन का टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ने के लिए, तो ध्यान से सुनना। ब्रेन में जितना आपको यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया है वो इनफ है, बहुत अच्छा है, और मैं समझाऊंगा अच्छे से, आपको समझ में भी आएगा। चलिए देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है ब्रेन का टॉपिक में। ठीक है, ब्रेन के टॉपिक में बोला है कि ब्रेन जो है वो किसका पार्ट है, तो सेंट्रल का पार्ट है, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम का। और एक सेंट्रल मतलब एक ऐसा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हम लोग का बॉडी में जो कि इंफॉर्मेशंस को रखता है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का काम करता है। किसको, सेंट्रल को, किसका, आवर बॉडी पार्ट्स का, जो कि एक तरह से बोल सकते हैं कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी है ये। याद रखना, ये एनसीईआरटी में ये सबसे ज्यादा क्वेश्चंस या फिर डीपीपी में ये सब में पूछा जाने वाला ये वाला पॉइंट है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कमांड सेंटर बोलते हैं, कंट्रोल एंड कमांड, याद रखना, कमांड एंड कंट्रोल, यहाँ पे कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। दूसरा बोला है कि ये कंट्रोल क्या करता है, दोनों टाइप का चीज को कंट्रोल करता है। एक होता है वॉलेंटरी मूवमेंट को भी कंट्रोल करेगा, दूसरा बॉडी बैलेंस को, तीसरा फंक्शन वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन, जैसे आपका इनवॉलेंट्री चीजों को भी ये कंट्रोल करने में हेल्प करता है। क्या क्या इनवॉलेंट्री कंट्रोल करता है, फॉर एग्जाम्पल लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, आपका थर्मो रेगुलेशन यानी बॉडी का टेम्परेचर, आपका भूख, आपका प्यास, आपका 24 घंटा का शरीर का जो रिदम है, इसी को बोलते हैं 24 आवर सर्कैडियन रिदम। ये भी कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन करता है। ठीक है, फिर उसके बाद में बोला है कि जो हम लोग का बॉडी में हॉर्मोन्स होते हैं, हॉर्मोन्स का ग्लैंड, हम लोग का ह्यूमन का बिहेवियर, ये सब कौन करता है कंट्रोल, तो सीधा सीधी दोष डाल दिया ब्रेन पे। किस पे डाल दिया, ब्रेन पे। बात समझ में आ रहा है ये चीज, क्योंकि भैया सिंपल सा बात है कि आप जो सीखोगे, आप जो भी चीज को सोचोगे, ठीक है, थिंक एंड लर्न के हिसाब से यहाँ पे काम चल रहा है। ठीक है, कि आप जो भी चीज सीखोगे, जो भी चीज आप याद रखोगे, उसी हिसाब से आपका बॉडी में क्या होगा, जनरेट होगा, क्या चीज, थिंकिंग प्रोसेस, विजन, या फिर आप बोल सकते हैं आपका बिहेवियर, आपका जो एंडोक्राइन का हार्मोन, मान के चलो ऐसे भी होता है कभी कभी कि जो लोग सिंपली, हम लोग क्या चीज होता है कि आप जिस माहौल में या जिस जगह पे या फिर जिस तरीके से आप रहते हो, तो आपका बिहेवियरल चेंजेस भी उसी उसी तरह से होने लगता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में अगर आप ऐसे लोगों के साथ में रहना चालू करो या फिर ऐसे जगह पे आप रहते हो जहाँ पे 2 लोग या 3 लोग, क्या चीजें पर्टिकुलरली वहां पे आपको क्या दिखेगा कि रूम से बाहर जा रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा एक्टिविटी कर रहा है जिसमें वो इन्वॉल्व है, या फिर उसके पास में थोड़ा सा पैसा है या उसके पास में थोड़ा फेम है, तो कहीं ना कहीं आपका भी माइंड वैसा थिंक या वैसा उस तरह से काम करेगा कि, या फिर उस तरह से आपका बिहेवियरल चेंजेस लाने की कोशिश करेगा कि आप भी कुछ ऐसा करो। जैसे देखो आज के डेट में क्या है, बहुत सारे लोग यूट्यूब को देख करके क्या करने लगे हैं कि यूट्यूब चैनल खोल लेते हैं, बच्चे भी सोचते हैं मुझसे उससे क्या हो जाएगा, नेम फेम मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, क्यों, क्योंकि बच्चा वो चीज देख रहा, वो चीज सुन रहा, वो चीज समझ रहा, तो इसीलिए वो इस तरह का बिहेवियर कर रहा है। समझ आ रहा। बहुत लोगों को ये पहले से माइंड सेट होता है कि मैं इतना पढ़ूंगा या फिर इतना एग्जाम दूंगा तो इस तरह से प्लानिंग पूरा सेट होता है, तो यहाँ से यहाँ निकल जाएंगे। तो ये भी किस में आ जाता है, बिहेवियरल में, कि एक पर्टिकुलर बिहेवियरल अपना करके वो चीज पर्टिकुलर क्या कर रहा है, अपना बना होता है, उसका माइंड में एक पूरा पाथ क्रिएट होता है पहले से, नहीं भी तो वो क्रिएट हो जाता है उस तरह से। दूसरा चीज है
कि आगे बोला है क्या चीज कि आप प्रोसेस, यहाँ पे क्या बोला है कि ये एक तरह का ऐसा भी साइट है जो कि क्या करता है, प्रोसेस करवाता है। ठीक है, प्रोसेस करवाता है, किसका प्रोसेस करवाता है, प्रोसेस ऑफ विजन, आप जो देखते हो, हियरिंग सुनते हो, क्या बोलते हो, मेमोरी, आपके मेमोरी में क्या स्टोर रहता है, इंटेलिजेंस उसी हिसाब से क्रिएट होता है, इमोशंस। अब जैसे जैसे बोलते हैं कि इंटेलिजेंस या एनआईए या फिर ये लोग कैसे ढूंढ लेता है, तो जाहिर सी बात है ये लोग शुरू से, इन लोग को ट्रेन किया जाता है कि अपने दिमाग को एडवांस या एक्स्ट्रा लेवल पे लेके जाओ सोचने समझने के लिए। तो ये लोग दिमाग लगाते रहता है, ये लोग सोचते रहता है कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कनेक्शन, या कोई जैसे एक आपके सुने होंगे कि कश्मीर में एक डॉक्टर जो है वो मतलब पाकिस्तानी, मतलब कुछ ऐसा जो भी है उसके ऊपर में वो क्या कर रहा था, पोस्टर चिपका रहा था। ठीक है, तो पोस्टर चिपका रहा था, तो एक पुलिस वाले का दिमाग देखो उसी तरह से आ ही जाता है, थॉट में इंटेलिजेंस उसका इस तरह से काम ही करता है कि एक डॉक्टर होकर के एक पर्ची चिपकाए किसी भी तरह का, एक वो भी ऐसा जो इंडिया में मतलब इलीगल है, वो पर्ची क्यों चिपकाएगा एक पढ़ा लिखा इंसान। और जब पता चला तो पता चला, अरे बाप रे, ये तो इतना बड़ा मतलब क्या चीज है कि आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा, सिंपल सा बात है। तो वही चीज यहाँ पे क्या, उसको इंटेलिजेंस पकड़ने पे मजबूर किया। पुलिस नॉर्मल पुलिस भी क्या चीज है, उसको देखता तो उसके माइंड में भी डाउट होता, लेकिन एक उच्च पोस्ट का पुलिस देखा तो उसके मन में ज्यादा डाउट हुआ, तो उसने ज्यादा फोर्स से ये काम करवाया। समझ आ रहा बात ये चीज। तो इसी को बोलते क्या चीज, कि अपना बिहेवियरल या अपना इंटेलिजेंस को और ज्यादा शार्प करना। ब्रेन हमारा है ही वैसा चीज, अगर आप उसको जितना आगे लेके जाने की कोशिश करोगे वो जाएगा उतना आगे। ठीक है, ब्रेन क्या होता है कि हम लोग का वेल प्रोटेक्टेड होता है, किसके मदद से, स्कल के मदद से। स्कल के अंदर में हम लोग का क्या होता है, 3 लेयर होता है। ठीक है, वो ब्रेन कवर होता है 3 लेयर, तीनों लेयर का मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेनियल मेनिंजेस। पहला लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूरा मैटर। दूसरा लेयर को क्या बोलते हैं, आर्किनॉइड मैटर। और सबसे अंदर में वहां पे क्या होता है, अंदर वाला जो हम लोग को लेयर देखने के लिए मिलता है, सॉरी सॉरी, आउटर लेयर को बोलते हैं ड्यूरा मैटर, बीच वाला लेयर को बोलते हैं, मिडिल वाला लेयर को क्या बोलते हैं, आर्किनोइड, और जो सबसे अंदर होता है उसको बोलते हैं पिया मैटर। ठीक है, एक और चीज हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि जो हम लोग का ब्रेन होता है, उस ब्रेन में ध्यान से देखो, जो ये वाला हम कर्सर मूव कर रहे हैं, ब्रेन में हम लोग का ये तो आपको दिख रहा होगा कि आर्किनोइड हो गया, बीच वाला टिश्यू, और सबसे अंदर होता है क्या चीज, पिया मैटर, और सबसे बाहर होता है क्या चीज, ड्यूरा मैटर। उसके बीच में हम लोग का ब्रेन के बीच में ना और स्कल के बीच में एक लिक्विड होता है। इस लिक्विड को देखो, ये ब्लू कलर का जो लिक्विड है, इस लिक्विड को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। देखो यहाँ पे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये एक्चुअली झटका लगने से बचाता है। आप देखो सर को कहीं पे पटक दो, कहीं पे आप चोट भी लग जाए, तो एक तरह से शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है, क्योंकि हम लोग का हार्ड एक तरह से बोन जो है, अगर इसमें हम लोग का ब्रेन आकर के इसे बार बार टकराते रहे, इसे टकराते रहे तो चूर ना हो जाएगा। इसीलिए लिक्विड है बीच में प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट है, लिक्विड, जिस वजह से यहाँ पे क्या चीज है, इसको एक तरह से हेल्प मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है। और इसी स्पेस को क्या बोलते हैं, सुप्रा आर्किनोइड स्पेस। ठीक है, क्या बोलते हैं, सुप्रा आर्किनोइड स्पेस। ठीक है, ब्रेन का 3 मेजर पार्ट्स होता है। ठीक है, ब्रेन का क्या होता है, 3 मेजर पार्ट्स होता है, एक फॉर ब्रेन होता है, एक मिड ब्रेन होता है, और एक हाइंड ब्रेन होता है। ठीक है ना, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ये देखो एनसीईआरटी का डायग्राम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, रुको हाँ। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले ब्रेन का ये किनारे किनारे वाला पूरा पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये जो दो ब्रेन, हम लोग का ब्रेन एक्चुअली ना 2 हेमिस्फीयर में होता है, एक लेफ्ट आधा बटा होता है, एक राइट आधा आधा बटा होता है। और उन दोनों को जोड़ के रखने वाला काम कौन करता है, कॉर्पस कैलोसम। कौन करता है, कॉर्पस कैलोसम। ये वाला हिस्सा को हम लोग बोलते हैं सेरिब्रम। इधर जो हम लोग का हो गया थैलेमस, फिर हाइपोथैलेमस, याद अभी याद रखिए कि थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब हम लोग पढ़ेंगे जो एंडोक्राइन वाला चैप्टर उसमें, कि हार्मोन सिक्रीट करने में कैसे हेल्प करता है। तो ये हो गया हम लोग का क्या, फॉर ब्रेन हो गया। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि ये जो हम लोग का ब्रेन का पीछे वाला भाग है, ये ब्रेन का पीछे वाला भाग, इसको हम लोग बोलते हैं सेरिबेलम। ये हो गया पॉन्स, और इधर से नीचे जो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ में आगे बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं मेडुला। यहाँ पास में हो गया मेडुला, और नीचे स्पाइनल कॉर्ड। और पॉन्स, सेरिबेलम, मेडुला को मिला करके बोलते हैं हाइंड ब्रेन, और बीच वाला हिस्सा को ब्रेन का क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन। अब ये सेरिब्रल एडिक्वेट क्या होता है, सेरिब्रल एडिक्वेट क्या हो गया, ठीक है, ये भी अभी हम लोग देखते हैं। अभी आते हैं एनसीईआरटी पे, हम आपको जरूर दिखाएंगे यहाँ पे कि इसका डायग्राम दिखा करके क्या होता है। चलो अच्छा दिखाई देते, पहले इस चीज को देखो यहाँ पे। हम्म, क्या बोल रहे थे, ये मिड ब्रेन आपको ये सेरिब्रल एडिक्वेट दिखाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको सेरिब्रल एडिक्वेट में आपको क्या चीज दिखेगा,
ये जो सेरिब्रल एडिक्वेट है, इस सेरिब्रल एडिक्वेट में आपको दिख रहा होगा कि ये कैनाल है, ये खाली जगह है एक तरह का। क्या है? खाली जगह। और ये कैनाल होता है, कैनाल मतलब खाली जगह, और ये बीच में ब्रेन का हम लोग का होता है। इस तरह से दिख रहा है ना, कैसे ये एक तरह से बर्ड के जैसा दिख रहा है, एक चिड़िया के जैसा। ठीक है, ये चीज, इसी को क्या बोलते हैं? सेरिब्रल एडिक्वेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेरिब्रल एडिक्वेट बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे एनसीईआरटी का लाइन हम लोग पढ़ते हैं, तब आगे बढ़ क्लियर होगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बोला है कि जो फॉरब्रेन का हिस्सा है, फॉरब्रेन में क्या क्या प्रेजेंट होता है उस चीज को देखते हैं। बोला फॉरब्रेन में कंसिस्ट होता है सेरिब्रम, सेरिब्रम बोल रहे, सेरिबेलम नहीं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम जो है वो मेजर पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का, जो कि क्लेफ्ट मतलब डिवाइड होता है सेरिब्रम क्या, लॉन्गिट्यूडनली मतलब कि लंबाई में लंबा लंबी बटा होता है, एक राइट की तरफ एक लेफ्ट की तरफ। जैसे समझो, इधर देखो इमेज में, ये ब्रेन हो गया हम लोग का, ब्रेन का एक लेफ्ट का हिस्सा अलग होता है, राइट का हिस्सा अलग होता है, लेकिन दोनों को जोड़ के रखने का काम कौन करता है? दोनों हेमिस्फेयर को जोड़ के रखने का काम कौन करता है? एक फाइबर जिसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, और ये बटा होता है दो हिस्सा में, एक होता है लेफ्ट के तरफ में, एक होता है राइट के तरफ में। समझ में आ रहा है? और इसी को बोलते हैं क्या? सेरिब्रल हेमिस्फेयर। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे देखो, जो लेयर यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है कि लेयर ऑफ सेल्स, जो लेयर होता है सेल्स का, जो कवर करता है किसको? सेरिब्रल हेमिस्फेयर को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अरे सिंपल सा बात है, ब्रेन का जो बाहरी भाग होगा उसको क्या बोलेंगे? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और ब्रेन का जो अंदर वाला भाग होगा उसको क्या बोल देंगे हम लोग? मेडुला। बीच वाला अंदर की तरफ में सेरिब्रल मेडुला, और बाहर की तरफ में सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स का जो कलर होता है वो कैसा होता है? ग्रे कलर का। कैसा होता है? ग्रे होता है। ठीक है, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स हो गया वो कैसा होता है? ग्रे। क्यों? क्योंकि उस जगह पे ग्रे किस वजह से हुआ? क्योंकि उधर न्यूरॉन का कौन सा हिस्सा प्रेजेंट होता है? सेल बॉडी। ध्यान से सुनो, हम याद करो, हम बताए थे जब स्पाइनल कॉर्ड पढ़ रहे थे तो बोले थे कि न्यूरॉन का जो सेल बॉडी होता है वो ग्रे कलर दिखता है, और न्यूरॉन का जो एक्सॉन वाला पार्ट होता है वो व्हाइट कलर का दिखता है। इसीलिए हम लोग उसको, उस जिधर भी सेल बॉडी प्रेजेंट होगा न्यूरॉन का, उसको बोल देंगे ग्रे पार्ट, और जिधर भी एक्सॉन वाला ज्यादा पार्ट होगा उसको बोल देंगे व्हाइट पार्ट। समझ आ रहा बात? ये चीज वही देखो यहाँ पे लिखा है कि ग्रेइश मैटर दिखता है, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। तो ग्रे दिखता है किधर? कॉर्टेक्स की तरफ। क्यों? क्योंकि उधर न्यूरॉन्स का क्या प्रेजेंट है? सेल बॉडी, और इसी वजह से उसका कलर कैसा दिखता है? ग्रे। सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या कंटेन करके रखता है? मोटर एरिया, खास करके जो कंट्रोल वॉलेंट्री वाला, मतलब जो हाथ हिलाना पैर हिलाना ये वाला। सेंसरी एरिया मतलब सेंस करने वाला, लार्ज रीजन में उसका क्या होता है? आपको नियरली नाइदर, क्या चीज लार्ज रीजन में क्या आपको देखने के लिए मिलेगा? नाइदर मतलब ना ही तो वहां पे क्लियरली सेंसरी है, ना ही तो मोटर फंक्शन कर रहा, मतलब आधातर एरिया में कुछ और काम कर रहा, उस रीजन को क्या बोलते हैं? एसोसिएशन, मतलब जोड़ने का काम करता है, यानी एक तरह का कॉम्प्लेक्स फंक्शन कर रहा होता है। ठीक है, किसका? इंटर सेंसरी एसोसिएशन। ठीक, आगे बोला है क्या चीज ऐसा काम करता है इंटरसेंसरी, मतलब मेमोरी को स्टोर करके रख रहा है, और कम्युनिकेशन के किस तरह से कम्युनिकेट करना चाहिए। ठीक है, बात समझ आया? आगे देखो क्या बोलता है यहाँ पे फिर, आगे बोला है कि जो फाइबर्स का ट्रैक है, अगर वो कवर होता है किससे? माइलिन शीथ से, तो जाहिर सी बात है वो किधर होगा? इनर पार्ट की तरफ में, क्योंकि आउटर में तो ऑलरेडी बोल दिया भाई कि सेल बॉडी है, तो अंदर में ही ना प्रेजेंट होगा एक्सॉन वाला पार्ट, और एक्सॉन वाला पार्ट में तो माइलिन शीथ होगा। माइलिन शीथ होगा तो जाहिर सी बात है कि वो कैसा आपको मतलब कि एक तरह से अपीयरेंस देगा? व्हाइट देगा, और इसी वजह से हम लोग इसको क्या बोल देते हैं? व्हाइट मैटर। लो, जो हम पहले बता दिए थे आपको बेसिक्स में, लेक्चर 1 में। अब इसको यहाँ पे समझने में दिक्कत हो रहा, प्लीज जाओ एक बार लेक्चर 1 को देख लो सर्च करके। ठीक है, लाइव बायो सर्च करना, न्यूरो ट्रांसमिट न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आपको व्हाइट मैटर ग्रे मैटर हम पूरे अच्छे से बताएं कि ग्रे मैटर किसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ग्रे मैटर किसको बोलते हैं? ठीक है, एक हो गया कौन सा? ग्रे मैटर, और एक हो गया व्हाइट मैटर। ठीक है, और ये दोनों न्यूरॉन का ही पार्ट को बोलते हैं। फिर आगे बोला है कि जो सेरिब्रम है वो रैप होता है कि स्ट्रक्चर में, जो कि क्या रैप करता है, मतलब किसको? थैलेमस को। आगे जाकर के उसका कोऑर्डिनेट पार्ट जो कि किसको कोऑर्डिनेट करता है? सेंसरी और मोटर को, किसमें? सिग्नल देने में। इसका ब्रेन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हर तरह का चीजों को कंट्रोल करता है, हॉर्मोन्स को, आपका पूरा का पूरा बॉडी को कंट्रोल करने में काम करता है। देखो क्या क्या कंट्रोल करता है,
कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, अर्ज मतलब आपके अंदर में क्या चीज का अर्ज, खाना खाने का, पढ़ने का, सीखने का, पानी पी प्यास लगा है तो पानी ढूंढने का, अर्ज मतलब अर्ज यही जगाता है आपके अंदर में, ठीक है, ड्रिंकिंग। और क्या कंटेन करके रखता है, इसमें कंटेन होता है न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स भी, जो कि हॉर्मोन्स को सिक्रीट करने में हेल्प करता है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन जिसको बोलते हैं, ठीक है। इनर पार्ट अगर देखो सेरिब्रल किसका इनर पार्ट देखना है आपको सेरिब्रल हेमिस्फेयर का, तो क्या है, ग्रुप ऑफ डीप स्ट्रक्चर आपको देखने मिलेगा, एमेगडेला, हिप्पोकैम्पस मतलब ब्रेन का ये सब पार्ट है, ठीक है, याद रख लेना बस, एमेगडेला और हिप्पोकैम्पस ये किस में आता है, ब्रेन का फॉर ब्रेन में, एक्सेट्रा। आगे बोला है कि इसमें आपको क्या है, लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम देखने मिलेगा। लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम भी मतलब एक तरह से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है ब्रेन का। तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन करके उस स्ट्रक्चर को क्या हम लोग बोलते हैं, लिम्बिक लोब या तो लिम्बिक सिस्टम, अलोंग विथ हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस के साथ इन्वॉल्व। साथ में ये ही रेगुलेट करता है क्या चीज, सेक्सुअल बिहेवियरल के लिए, एक्सप्रेशन के लिए, इमोशनल रिएक्शन के लिए। जैसे इमोशनल रिएक्शन में क्या हो गया, एक्साइटमेंट किसी भी चीज का, प्लेजर खुशी, रेज या डर, ठीक है, और मोटिवेट भी आपको कौन करता है, फॉर ब्रेन ही करवाता है, यानी फॉर ब्रेन इतना सारा काम करता है। अब आते हैं मिड ब्रेन में, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है, यहाँ तक बस, उसके बाद में आपका नहीं है। तो ज्यादा जो दिया ही नहीं है उसे हम लोग ले करके पढ़ करके क्या भी क्या करेंगे, नीट में आपको इसी हिसाब से क्वेश्चन पूछा। मिड ब्रेन कहाँ लोकेटेड होता है, तो बिटवीन, याद रखना लोकेशन को, बिटवीन थैलेमस या हाइपोथैलेमस में के बीच में, ठीक है, फॉरब्रेन और पॉन्स ऑफ हाइंड ब्रेन, मतलब कहाँ पे, ये हाइपोथैलेमस और थैलेमस के बाद वाला जो हिस्सा आता है और पॉन्स से पहले वाला जो हिस्सा आता है, यानी हाइंड ब्रेन का पॉन्स वाला पहले हिस्सा, उसी के बीच में प्रेजेंट होता है क्या हमारा, मिड ब्रेन। और इसमें कैनाल होता है जिसको क्या बोलते हैं, देखो कैनाल बोले ना, कैनाल, उस कैनाल को क्या बोलते हैं, सेरिब्रल एडिक्वेट, जो कि पास होता है कहाँ से, मिड ब्रेन वाला, याद है ये वाला फिगर अभी हम आपको दिखाए थे, सेरिब्रल क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, ये वाला, ये मिड ब्रेन के पोर्शन में ही प्रेजेंट है, अब दिख रहा है ये, इसी को बोलते हैं सेरिब्रल एडिक्वेट, देखो ये ब्रेन का मिड वाला पार्ट में है, ठीक। आगे यहाँ पे क्या बोला है कि जो डॉर्सल ब्रेन का पीछे वाला तरफ में आपको क्या है, मिड ब्रेन के तरफ में मतलब चार राउंड स्वेलिंग लोब्स दिखेगा, मतलब चार ऐसे छोटे छोटे से लोब्स दिखेंगे, ऐसे दिखा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, कॉर्पा क्वाड्री जेमिना, ठीक है। देखो यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये देखो एक दो फिर तीन चार, तो ऊपर वाला को बोलते हैं सुपीरियर कॉक्लिक्यूली, ठीक है। और ये देखो इधर पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड जो सब मास्टर ऑफ ग्लैंड भी जिसको बोलते हैं, और ये कंट्रोल करता है, ठीक। फिर देखो यहाँ पे ये वाला क्या, इंफीरियर कॉक्लिया, दोनों को मिला दो तो क्या बोलते हैं हम लोग उसको, उसको बोलते हैं कॉर्पा क्वाड्रिजेनम, क्या बोले इसको, कॉर्पा क्वाड्रिजेनम, समझ आ रहा है बात ये थी। और ये ब्रेन का पीछे वाला हिस्सा है जिसको बोलते हैं सेरिबेलम। और ये देखो ब्रेन इसी तरह से हमारा दो हिस्सा में बटा होता है, एक लेफ्ट के तरफ बटा होता है, एक राइट के तरफ बटा होता है, समझ आ रहा बात ये चीज। इसी को बोलते हैं क्या चीज, सेरिब्रल हेमिस्फेयर, इधर भी होगा सेरिब्रल हेमिस्फेयर। और ये बीच में यहाँ पे कनेक्ट जो दोनों हेमिस्फेयर को जो जोड़ के रखता है, उसको हम लोग कहते हैं कॉर्पस कॉलोसम, क्या बोलते हैं, कॉर्पस कॉलोसम। देखो यहाँ पे ये वाला हो गया कॉर्पस कॉलोसम, जिधर हम मूव करवा रहे हैं ये हो गया कॉर्पस कॉलोसम, ठीक। और ये लोब हो गया यहाँ पे, ठीक है, कौन सा, कॉर्पोरा, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेनम, ठीक। आया बात समझ में, ये देखो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, दिख रहा है। और ब्रेन इस तरह से दो हिस्सा में बटा होता है। और ये नीचे की तरफ में क्या निकला है, नीचे की तरफ में आपका निकल रहा है मेडुला, यानी स्पाइनल कॉर्ड, अब आगे जाकर के बनेगा, क्या बनेगा, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। अब हाइंड ब्रेन में क्या क्या होता है, पॉन्स होता है, सेरिबेलम होता है, मेडुला होता है, मेडुला को ही क्या बोलते हैं, मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है। पॉन्स फाइबर आपको क्या है, इंटरकनेक्ट करता है किसके बीच में, बहुत सारा डिफरेंट रीजन होता है जो ब्रेन को उसको कनेक्ट करने का काम करता है। सेरिबेलम क्या है, हाईली कॉन्वोल्यूटेड सरफेस होता है, जो कि एडिशनल क्या है, एक स्पेस होता है किसके लिए, बहुत सारा न्यूरॉन्स के लिए, बहुत सारा न्यूरॉन्स के लिए। मेडुला जो है वो एक्चुअली क्या है, कनेक्ट करता है किसको, स्पाइनल कॉर्ड को। जाहिर सी बात है कोई भी डायग्राम को देख के बता देगा मेडुला आगे जाकर के किसको कनेक्ट करेगा, तो स्पाइनल कॉर्ड को। अब मेडुला एक, यहाँ से इंपॉर्टेंट बात है आपको याद रखना है नीट के पर्पज से, क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो मेडुला है वो कंट्रोल करता है श्वासन प्रक्रिया को, यानी कि रेस्पिरेशन, दिल के जितना भी क्रिया कर्म है उसका, यानी कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी को, फिर आपके पेट में यानी कि जो पाचन तंत्र है, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को, फिर तीन रीजन्स होता है ब्रेन का, यानी कि जो लास्ट वाला ब्रेन का मेन रीजन है मिड ब्रेन, पॉन्स, ठीक है,
मेडुला ऑब्लंगाटा, ठीक है, ये हो गया। ओके, फिर उसके बाद में बोला है कि ब्रेन स्टेम जो है वो कनेक्ट करता है किसके बीच में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में। ब्रेन स्टेम क्या करता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच, ठीक है। तो ये था यहाँ तक का वीडियो, ठीक है। आया बात समझ में आप सभी को? कुछ कुछ और अगर इसमें जैसे कि बताने के लिए था, लेकिन इतना लंबा चौड़ा हम इसको स्ट्रेच नहीं करेंगे, ठीक है ना। आपको इसमें खुद से मतलब थोड़ा थोड़ा चीज़ों को, आपको बेसिक्स को याद रखना होगा। जैसे ये सब चीज़ बताना था, ड्यूरा मैटर, आर्किनोड मैटर, पिया मैटर, हम बस यहाँ पे दिखा दे रहे हैं आपको, ताकि अगर नोट करना चाहो तो आप इसको नोट कर लो डायग्राम को, ठीक है। एनसीईआरटी से ही रिलेटेड है, कोई बाहर का नहीं है। जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर है वो एक्चुअली में क्या है, उसमें 5 हम लोग को लोब देखने मिलता है। एक आगे वाला फ्रंटियल लोब, बीच वाला को पेरिटियल लोब बोलते हैं, ठीक है। 2 हमारे कान के पास होता है जिसको बोलते हैं टेम्पोरल लोब, और हम लोग का ब्रेन के पीछे वाला हिस्सा को क्या बोलते हैं, ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल से विजन, पेरिटियल लोब में टेस्ट, टच, टेम्परेचर, फिर फ्रंटियल लोब में क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजमेंट, कंट्रोल, किसको, वॉलेंटरी मूवमेंट को। और टेम्पोरल लोब सुनने, मेमोरी को याद रखने में और स्पीच को बोलने में हेल्प करता है, ठीक है। बात आया समझ में? ये है कॉर्पस कैलोसम, ठीक है ना। ये कॉर्पस कैलोसम हो गया। देखो यहाँ पे ये दिखा रहे कॉर्पस कैलोसम, देखो यहाँ पे ये ब्रेन ऊपर से देखो, ये वाला फिगर, ये वाला जहाँ पे हम मार्क कर रहे हैं, ये वाला फिगर देखो, ये ब्रेन का क्या कर रहा है, ऊपर से लिया हुआ फिगर है कि ब्रेन जो है वो 2 हिस्सा में बट चुका है, ठीक है ना। ये यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्रेन, एक ऊपर इधर लेफ्ट, इधर एक राइट, और ये बीच में जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है ये जो टिश्यू, इसी को बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। क्या बोलते हैं उसी को, कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। बात समझ आ गया, ये चीज क्लियर है यहाँ पे। तो ये कॉर्पस कैलोसम इस तरह से होता है, देखो यहाँ पे ये वाला फिगर, ये, ठीक है। आया बात समझ में? ये हो गया कॉर्पस कैलोसम हो गया, ठीक, क्लियर है। मेडुला ऑब्लोंगाटा के बारे में यहाँ पे ये सब चीज आपको यहाँ पे हम दिखा दिए, ठीक है। नोट्स बनाना हो इसमें बना लेना, ये सब बहुत छोटा छोटा है, इसमें कोई ऐसा इंपॉर्टेंट चीज है। ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर के बारे में हम आपको डिस्कस भी किए हैं, देखो यहाँ पे ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, आप इसको पढ़ लेना। हम पिछले क्लास में भी बताए थे कि ग्रे मैटर क्या होता है, व्हाइट मैटर क्या होता है, ठीक है। आगे समझ में, डाइंसेफ्लॉन एक वर्ड होता है, तो डाइंसेफ्लॉन कुछ नहीं है। डाइंसेफ्लॉन में आपको याद रखना है, थैलेमस आता है, हाइपोथैलेमस आता है, पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड आता है, इसी को मिला के क्या बोलते हैं, डाइंसेफ्लॉन। क्या बोलते हैं इसको, डाइंसेफ्लॉन, ठीक है। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और थोड़ा सा प्लीज वीडियो को पूरा देखा करो, समझो, जहां दिक्कत हो आप कमेंट करो, थोड़ा शेयर करो, लाइक वाइक भी करो, ठीक है। ओके।